Jai Hind students. Today we will discuss the remaining story of chapter 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. Last time we had discussed about the three groups of Europe: liberals, radicals, conservatives, and their ideas for that nation. Today we'll start about the Russian Revolution. We'll study about it. जो रशिया में सोशलिस्ट थे, दे टुक ओवर द गवर्नमेंट थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1917 में जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ उसमें उन्होंने उस गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया। जो मोनार्ची सिस्टम था फरवरी 1917 में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और अक्टूबर रेवोल्यूशन बोला गया बिकॉज जितने भी इवेंट्स अक्टूबर में हुए थे वही रशियन रेवोल्यूशन था। दैट्स वाई दे सैड कि अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1914 में ज़ार निकोलस सेकेंड वो रशिया में रूल करता था। उस टाइम रशिया में फिनलैंड, लात्विया, लिथुनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, पार्ट्स ऑफ पोलैंड एंड बेलारस, उस टाइम पे ये सब रशिया में ही आते थे। वहाँ का जो उस टाइम पे मेजॉरिटी रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। उसके अलावा जो थे वो कैथोलिक्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट और प्रोटेस्टेंट्स थे। नाउ अब हम पढ़ेंगे वहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में जो लोग थे वो मेनली वहाँ पे एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग जो थे वो खेती किया करते थे। अबाउट 85% जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो अपनी जो अर्निंग थी वो एग्रीकल्चर से ही करती थी और फ्रांस और जर्मनी में अराउंड 40 to 50% का रेशो था। उस टाइम वहाँ के जो मेन प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे वो मेनली मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में थे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो था वो आपका क्राफ्ट्समैन करते थे और जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी वो मेनली जो क्राफ्ट की जो वर्कशॉप थी उसके आसपास ही थी। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज थी जो 1890s में सेटअप हुई। सो उस टाइम पे 1890s में बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हुई जब रशियन रेलवे नेटवर्क बढ़ गया और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री में बढ़ता गया। उस टाइम पे बहुत सारी फैक्ट्रीज जो थी स्टैब्लिश हुई थी। कोल और जो आयरन का प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। बट उस टाइम पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो थी वो मतलब इंडस्ट्रीज़ की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, मीन्स गवर्नमेंट की नहीं थी, उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी। और जो गवर्नमेंट थी वहाँ की वो ये इंश्योर करती थी बड़ी फैक्ट्रीज़ में कि वहाँ पे जो है मिनिमम वेजेस हो वर्कर्स की और जो वर्किंग आवर्स हैं वो लिमिटेड हों। जो क्राफ्ट यूनिट और स्मॉल वर्कशॉप्स थी वहाँ पे मेनली 15 आवर्स काम हो रहा था और जो फैक्ट्रीज़ थी उसमें 10 to 12 आवर्स। उसी कंपैरिजन में जो वर्कशॉप थी स्मॉल वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा था, ज़्यादा घंटे लोगों को काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई सोशल ग्रुप्स बनने लगे। वर्कर्स जो थे वो डिवाइड हो गए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ज़्यादा स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो कौन से हैं। तो उसमें सबसे जो मेटल वर्कर्स थे वो ज़्यादा स्किल्ड थे, इसलिए मेटल वर्कर्स को उस ग्रुप का हेड बना दिया गया। उन वर्कर्स में 31% जो थी वो वुमेन भी थी और उन 31% वुमेन को जो मेन थे उनसे लेस पेड कर रहे थे। जो उनकी इनकम थी, जो उनकी सैलरी थी वो मेन से कम थी, बट दे वर डूइंग द सेम वर्क। वर्कर्स भी काफ़ी डिफरेंट थे, उनका डिवीज़न हम देख सकते थे उनकी ड्रेस से, उनकी मैनर्स से। तो इसलिए काफ़ी सारे वर्कर्स ने कुछ एसोसिएशन बना ली टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी मतलब मेंबर है वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में या उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उससे निकालने के लिए उन्होंने कुछ उसको एसोसिएशन बना दी फॉर हेल्पिंग दैम। अगर हम बात करें वहाँ के जो विलेजेस थे तो पीजेंट्स जो थे वो मोस्टली वहाँ की लैंड्स को कल्टीवेट करते थे, बट जो ज़्यादातर लैंड थी, जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी वो किनके पास थी? नोबिलिटी के पास। क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च दे ओन द लार्ज प्रॉपर्टीज़। वर्कर्स की ही तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। अगर हम कुछ केसेस छोड़ दें तो पीजेंट्स जो थे वो नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द ज़ार। जो ज़ार निकोलस था उसके लिए जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते थे उसके अकॉर्डिंग नोबल्स के पास पावर थी और पोजीशन थी। रशिया में जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे कि जो लैंड है नोबल्स की वो उनको मिल जाए। पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स,
दे रिफ्यूज़ टू पे द रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और इसके लिए उन्होंने उनको रेंट देना भी बंद कर दिया था, और इवन कुछ लोगों ने तो लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर दिया था। 1902 में वो जो उनका एक तरीके से जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स की लैंड चाह रहे थे और उसके अगेंस्ट वो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो प्रोटेस्ट था वो 1902 में साउथ रशिया में फैल गया और 1905 तक पूरे ऑल ओवर रशिया में वो एक्सटेंड हो चुका था। रशिया के जो पीजेंट्स थे वो वहाँ के जो दूसरे यूरोपियन पीजेंट्स थे उनसे काफ़ी अलग थे। वो चाहते थे कि जो डिवीज़न ऑफ लैंड है वो लोगों की, मतलब जो इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो। 1914 से पहले रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना इलीगल था, लेकिन 1898 में एक पार्टी बनती है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में। इसको सोशलिस्ट बनाते हैं और इसमें मेनली जो कार्ल मार्क्स था उसके आइडियाज़ को फॉलो करा जाता है, बट बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इसलिए इस पार्टी को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया जाता है। वहाँ के जो कुछ रशियन सोशलिस्ट होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, उनको ऐसा लगता है कि जो रशियन पीजेंट्स हैं उनका जो ये सिस्टम है लैंड को इंडिविजुअल फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कराना, तो ये जो कस्टम है डिवाइडिंग लैंड का ये उनको नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। देन दे डिसाइड कि पीजेंट्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली। वही सोचते हैं कि जो पीजेंट्स हैं वो उनका मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन रहेंगे और इससे रशिया जो होगा वो बहुत जल्दी सोशलिस्ट बन जाएगा अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। सो इट बिकम मोर क्विकली सोशलिस्ट कंपेयर विद द अदर कंट्रीज़। 1900 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनती है और उसका मेन एम क्या होता है, टू ट्रांसफ़र नोबल्स लैंड्स टू पीजेंट्स। जो नोबल्स की लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र करना। बट जो सोशल डेमोक्रेट्स होते हैं वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के आइडिया से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, वो उनकी बात को बिल्कुल भी मानते नहीं, मीन्स वो उसको अपोज करते हैं। और जो लेनिन होते हैं, व्लादिमीर लेनिन, उनको ऐसा लगता है कि पीजेंट्स जो हैं वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, उसमें से कुछ पुअर हैं तो कुछ रिच हैं, कुछ ज़्यादा ही कैपिटलिस्ट हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो कुछ एथनिक मतलब अमीर हैं कि कैपिटलिस्ट हैं कि वो कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफ्रेंसिएशन की वजह से पार्टी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप बनता है बोल्शेविक का और दूसरा ग्रुप बनता है मेंशेविक का। बोल्शेविक में जो हेड होते हैं वो होते हैं व्लादिमीर लेनिन, और उनका कहना होता है कि इसमें सिर्फ वही मेंबर्स होंगे जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे, उनको डिसिप्लिन्ड होना होगा। और जो मेंशेविक्स का ग्रुप होता है वो सबके लिए ओपन होता है कि इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। रिमेनिंग स्टोरी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. So make the notes in your fair notebook and read all the notes carefully and try to learn the dates, the years, the name of the parties. So take care. Thank you.